नमस्कार है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पैसिव मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये मूवमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन का थर्ड एपिसोड है। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने एक्टिव एक्सरसाइजेस कवर किया था। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पैसिव मूवमेंट। ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, पैसिव मूवमेंट के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट, एक होता है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। तो मैनुअल मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिजियोथेरेपिस्ट लो बैक पेन या फिर जॉइंट स्टिफनेस के लिए मोबिलाइजेशन का बहुत यूज करते हैं और कई बार हमें मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आज हम रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पैसिव मूवमेंट। Passive movements are the movement produced by an external force during muscular inactivity। जब हमारे बॉडी में मस्कुलर इनएक्टिविटी है, मस्कुलर इनएक्टिविटी कैसे हो सकता है? या फिर मसल में वीकनेस हो या फिर मसल में पैरालिसिस हो, जैसे हेमिप्लेजिया का कंडीशन होता है। वीकनेस जैसे कि कई वहां पे फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद इनएक्टिविटी के बाद वहां पे वीकनेस आ गया है, या फिर पेन की वजह से भी हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब वजह से मसल इनएक्टिविटी हो जाता है। तो पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के जरिए वहां पे मूवमेंट पैदा किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपने एल्बो को फ्लेक्स करना है, तो कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई थेरेपिस्ट मेरे एल्बो को इस तरह से पैसिवली, मेरा यहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो खुद अपने एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल करके मेरे एल्बो को फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं। इसे हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिव मूवमेंट के क्या क्लासिफिकेशन है। ब्रॉडली पैसिव मूवमेंट को हम दो टाइप में समझ सकते हैं। एक है रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट, एक है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। ठीक है। अब मैनुअल मोबिलाइजेशन को भी हम तीन ब्रॉड कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट, एक है मैनिपुलेशन ऑफ द जॉइंट, और एक है कंट्रोल्ड सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग। ठीक है। ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट में हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट, ठीक है, दीज आर मूवमेंट परफॉर्म्ड एक्यूरेटली एंड स्मूथली बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। ये वो मूवमेंट है जो एक फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं और वो एक्यूरेटली और स्मूथली मूव करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया एल्बो फ्लेक्शन का। ठीक है। इसमें कोई फिजियोथेरेपिस्ट एक्यूरेटली और स्मूथली मेरे एल्बो को पैसिवली फ्लेक्शन कर रहे हैं और एक्सटेंशन कर रहे हैं। ठीक है। इसे हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। अब पैसिव मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए इसके क्या प्रिंसिपल्स है, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है। सबसे पहला है रिलैक्सेशन। ठीक है। जब भी हम पैसिव मूवमेंट करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले उस बॉडी पार्ट को हमें रिलैक्स करना है। ठीक है। या फिर हम अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि मैं अभी मूवमेंट करने जा रहा हूं, आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी अपनी तरफ से कोई मूवमेंट ना करें, पूरा रिलैक्स हो जाए और मैं आपके एल्बो को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करूंगा। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं। या फिर अगर कोई पैरालिसिस के कंडीशन है, या जैसे मान लीजिए हेमिप्लेजिया का कंडीशन है जिसमें ऑलरेडी मेरे मसल्स वीक है, पैरालाइज्ड है, तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, फिक्सेशन। जब भी हम पैसिव मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट के से जो प्रॉक्सिमल जो बॉडी पार्ट है उसे हमें अच्छी तरह से फिक्स करना है। ठीक है। ताकि मूवमेंट जो है वो जॉइंट में लोकलाइज हो जाए। मैं इसका एग्जांपल देता हूं एल्बो फ्लेक्शन का। इसमें मैं अपने आर्म को अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगा। ठीक है। एक कोई फिजियोथेरेपिस्ट इसे अच्छी तरह से होल्ड करके इसे फिक्स कर देगा एज क्लोज एज पॉसिबल टू द जॉइंट, ताकि मेरा जो एल्बो मूवमेंट है वो लोकलाइज हो सके, बाकी और दूसरी जगह में कोई मूवमेंट ना आए, ना शोल्डर में ना दूसरे उसी जॉइंट में। ठीक है। और फिक्सेशन कहाँ होगा? एज क्लोज टू दी जॉइंट एज पॉसिबल। ठीक है। सपोर्ट। अब जो प्रॉक्सिमल जो बॉडी पार्ट है वो अच्छी तरह से सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। कई बार हम फिजियोथेरेपिस्ट, मैं इसी का एग्जांपल देता हूं एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन का। हम लोग
अपने थाई में कई बार आर्म को सपोर्ट करते हैं और उसे अच्छी तरह से फिक्स करके फिर हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं एल्बो का, ठीक है। कई बार जिस बेड में लेटाए हैं उसी बेड के एज में हम लोग उसको अच्छी तरह से आर्म को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको अच्छे से उस पार्ट को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रैक्शन में हम जॉइंट को ट्रैक्शन देके हम इंटरआर्टिकुलर सरफेस को हम सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और हम इसमें मूवमेंट करने में आसान हो जाता है, ठीक है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। जो नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें क्या होता है कि हमारे नी जॉइंट का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है और आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे को टच करने लगता है, इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट जब वॉक करते हैं तो उनको काफ़ी पेन महसूस होता है, क्योंकि मूवमेंट के समय में जो इंटर आर्टिकुलर सरफेस है जो कि रफ हो चुका है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, वो एक दूसरे से फ्रिक्शन करता है और वहाँ पे पेन होता है। तो जब हम नी जॉइंट का मोबिलाइजेशन करते हैं, टिबिया के अपर एंड को पकड़ के हम नी जॉइंट को जब हम मोबिलाइज करते हैं तो उस समय में हम हल्का सा नी जॉइंट में ट्रैक्शन देते हैं ताकि इंटरआर्टिकुलर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए और हम वहां पे अच्छी तरह से हम मोबिलाइजेशन कर सके। तो थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है रेंज। जब भी हम रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट करते हैं तो हमें पूरा जॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन में हमें मूवमेंट करना है, यानी कि एग्जांपल मैं अगर एल्बो जॉइंट कर लूँ तो मेरा एल्बो जॉइंट का पूरा जो रेंज है ऑफ मोशन है, सारे रेंज ऑफ मोशन में हमें मूवमेंट करना है। एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए मेरा एल्बो जॉइंट स्टिफनेस है और इसके बाद और एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना ही तक ये रेंज ऑफ मोशन है, इसके बाद ये फुल एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस रेंज में हम पूरा मूवमेंट करेंगे, फुल मूवमेंट करेंगे और एंड रेंज में हम हल्का सा ओवर प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। हल्का सा ओवर प्रेशर दे करके हम इसे मूव करेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि जो स्टिफनेस है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। एंड फाइनली स्पीड एंड ड्यूरेशन। जब भी हम रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट करते हैं तो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और रिदमिक होना चाहिए, यानी कि एक बार आपने स्लोली मूवमेंट किया फिर स्पीड से मूवमेंट किया तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, आपको एक ही स्पीड में आपको मूवमेंट करना है एंड वो रिदमिक होना चाहिए, ठीक है। रिदमिक यानी कि आप एक बार आपने यहाँ तक फ्लेक्स किया फिर एक्सटेंड कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ तक फ्लेक्स किया फिर एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रिदमिक होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट। इसका सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है प्रिवेंट एडहेशन फॉर्मेशन। एडहेशन मतलब कि स्टिक हो जाना, चिपक जाना एक दूसरे से, ठीक है। इस चलिए मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा एल्बो में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ है और प्लास्टर लगा है, 30 डेज प्लास्टर लगने के बाद जब प्लास्टर खुल जाता है तो हमें रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मसल फाइबर एक दूसरे से जो एडहेयर होने का रहता है वो फ्री होने लगता है। एक और कंडीशन मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर सर्जरी के दौरान स्किन में स्टिच दिया हुआ था, ठीक है। स्टिचेस तो आपका रिमूव हो गया, लेकिन अब क्या है कि स्टिचेस का नीचे में सब क्यूटेनियस टिश्यू से एडहेयर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर हम वहाँ पे पैसिव मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो स्किन जो है वो मूव करेगा और जो सब क्यूटेनियस टिश्यू के साथ जो एडहेयर होने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट है। सेकंड है हेल्प प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न, ठीक है। ये खासकर कि पैरालिसिस पेशेंट में काम आता है। पैरालिसिस पेशेंट में जैसे जैसे धीरे धीरे रिकवरी होता है तो हमें पैसिव मूवमेंट कराना चाहिए ताकि कई ब्रेन जो है उस मूवमेंट को याद कर सके, याद रख सके, ठीक है। अगर हम पैसिव मूवमेंट नहीं कराते हैं तो ब्रेन उस मूवमेंट को भूल जाएगा, उसे मेमोरी में सेव नहीं करेगा और हमें उस रिकवर करने में उसे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। थर्ड जो है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल इज मेंटेन्ड एंड प्रिवेंट एडाप्टिव शॉर्टनिंग, ठीक है। एडाप्टिव शॉर्टनिंग यानी कि अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, प्लास्टर आपका लगा है एल्बो फ्रैक्चर के बाद, तो
30 डेज के लिए आपका प्लास्टर लगाया हुआ है, आप वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पे एडेप्टिव शॉर्टनिंग होने का चांस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए और लंबा अगर प्लास्टर लगाना पड़ जाए किसी कारणवश, तो वहाँ पर टाइम के साथ वहाँ पे एडेप्टिव शॉर्टनिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब हम वहाँ पे पैसिव मूवमेंट करते हैं तो वो एडेप्टिव शॉर्टनिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये चीज पैरालिसिस पेशेंट में भी दिखाई देता है। ठीक है, फोर्थ जो इसका यूज है और इसका जो इफेक्ट है वो है रिलीफ ऑफ इडिमा बाय इंप्रूविंग वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। इडिमा यानी कि स्वेलिंग। ठीक है, ये भी मैं एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। जब फ्रैक्चर हमारे एल्बो में होता है तो हमारे पाम के आसपास यहाँ पर इडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, या फिर पूरे फोर आर्म में भी कई बार इडिमा डेवलप हो जाता है। तो उस इडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हमें पैसिव मूवमेंट करना चाहिए, एल्बो का भी और रिस्ट का भी पैसिव मूवमेंट करना चाहिए। रादर आपको सारे स्मॉल जॉइंट्स, हमारे फिंगर्स के स्मॉल जॉइंट्स, सबका आपको पैसिव मूवमेंट करना चाहिए। पैसिव मूवमेंट से क्या होता है कि वहाँ पे वेनस फ्लो बढ़ जाता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फ में जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है उसका कलेक्शन की वजह से भी इडिमा होता है। तो जब हम पैसिव मूवमेंट करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज वहाँ बढ़ जाता है और वहाँ से जितना भी फ्लूइड जो पूल हुआ है वो वहाँ से डिस्पर्स हो जाता है और इडिमा में रिलीफ होता है। फिफ्थ जो है वो है प्रोमोट्स रिलैक्सेशन। तो जब भी पैसिव मूवमेंट जब हम करते हैं तो मसल्स वहां पे रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एल्बो फ्लेक्सर का स्ट्रेचिंग देना है और एल्बो फ्लेक्सर मेरा टाइट हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये एक्सटेंड हो ही नहीं रहा है क्योंकि एल्बो फ्लेक्सर्स मेरा टाइट हो गया है। तो स्ट्रेचिंग देने से पहले अगर मैं थोड़ा सा पैसिव मूवमेंट कर देता हूँ तो मेरा ये जो मसल्स है, एल्बो फ्लेक्सर मसल्स, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये था रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।